हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम समष्टि अर्थशास्त्र क्या है लेसन 1 कर रहे हैं। इसके हमने 2 पार्ट कर लिए थे। आज हम तीसरा पार्ट करेंगे इसका। और इस टॉपिक के इस वीडियो में हम करेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख 4 क्षेत्र कौन से हैं और उनका समष्टि अर्थशास्त्र में क्या योगदान है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है, उनके गुण और दोष। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। प्रमुख क्षेत्र समष्टि अर्थशास्त्र को प्रमुख 4 भागों में बांटा गया है। 4 क्षेत्र हैं समष्टि अर्थशास्त्र के। सबसे पहला क्षेत्र है जो कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। जैसे सबसे पहला क्षेत्र है उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र कौन सा होता है? वो क्षेत्र जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है जो क्षेत्र, जैसे उत्पादक उत्पादन, ऐसा क्षेत्र जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। और उत्पादन करने में उसे किसकी जरूरत होती है? कच्चे माल की और कई सारी चीजों की जरूरत होती है, जो कि उसको ग्रस्त क्षेत्र से, ये वाला जो क्षेत्र है ग्रस्त क्षेत्र से उत्पादन के साधनों की प्राप्ति होती है। उत्पादन के साधन है श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम। ये कौन सप्लाई करता है इसको? उत्पादक क्षेत्र को ये ग्रस्त क्षेत्र इन जो ये उत्पादन के कारक हैं, जो उत्पादन के साधन है, जो हमने व्यष्टि शास्त्र में भी पढ़े थे, उनके मालिक होते हैं ग्रस्त क्षेत्र उनका मालिक होता है। वो उपलब्ध कराता है उत्पादन क्षेत्र को ये उत्पादन के साधन। और उत्पादन क्षेत्र इनके बदले, जैसे श्रम को क्या देगा? मजदूरी देगा, मजदूरी। भूमि के बदले उसे किराया मिलेगा और पूंजी के बदले ब्याज मिलेगा और उद्यमी को क्या मिलेगा? अपना लाभ मिलेगा। तो ग्रस्त क्षेत्र के जो उत्पादन के कारक हैं उनको उत्पादन क्षेत्र क्या देगा? इनका जो हिस्सा है वो इनको मिलेगा। तो उत्पादन क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन करता है और उसमें इन उत्पादन के साधनों का प्रयोग करता है। कच्चा माल का भी प्रयोग करता है वो, तो आगत के रूप में इन उत्पादन के साधनों का वो प्रयोग करता है और वो आगतों को निर्गतों में बदलने का कार्य करता है उत्पादन क्षेत्र। और ग्रस्त क्षेत्र इस जो उत्पादित उनका मेहनताना भी देता है। इनके बदले जो उनका शेयर बनता है वो भी इनको देता है। जैसे मैंने बताया कि श्रमिक को उसकी मजदूरी मिलती है, भूमि को किराया मिलता है, भूमि का जो मालिक है उसको किराया मिलेगा, पूंजी के बदले ब्याज मिलेगा और उद्यमी को लाभ मिलेगा। ये है उत्पादन क्षेत्र का कार्य, उत्पादक क्षेत्र का कार्य। उसके बाद आता है ग्रस्त क्षेत्र। ग्रस्त क्षेत्र क्या करता है? ग्रस्त क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र को उत्पादन के साधन उपलब्ध कराता है और उत्पादक क्षेत्र इनके बदले उनका हिस्सा देता है। फिर क्या होता है? उनको आय प्राप्त होती है उत्पादन क्षेत्र से। उत्पादन के जो साधन है या ग्रस्त क्षेत्र को आय प्राप्त होती है। और जो आय प्राप्त होती है, इस आय से जो उत्पादक क्षेत्र के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उनको ये खरीदता है। जो आय प्राप्त होती है वो यहाँ पर खर्च भी होती है। उत्पादन क्षेत्र में जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, निर्माण होता है, उनको ग्रस्त क्षेत्र खरीदता है। जो आय उसके उत्पादन के साधनों को मिलती है वो यहाँ पर खर्च करता है। तो ये जो क्षेत्र है दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। उत्पादन क्षेत्र वस्तु और सेवा का उत्पादन करता है, ये कच्चे माल का ये उत्पादन के साधनों को उपलब्ध कराता है, क्योंकि ग्रस्त क्षेत्र इनका मालिक होता है। और उनके बदले जो आय प्राप्त होती है वो उत्पादक क्षेत्र इनको देता है। और फिर ये उस आय को उत्पादन क्षेत्र के अंदर जो वस्तुओं का उत्पादन होता है उनको खरीदने में वो खर्च कर देते हैं। उसके बाद तीसरा क्षेत्र है वही सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र का काम क्या है? कर लगाना और सब्सिडी देना, आर्थिक सहायता देना और कर लगाना। ये जो सरकार है वो या तो कर लगाती है या आर्थिक सहायता देती है। कर दोनों के ऊपर ही लगता है, भी ग्रस्त क्षेत्र पर भी लगता है, उत्पादक क्षेत्र पर भी लगता है। ग्रस्त क्षेत्र के ऊपर जैसे प्रत्यक्ष कर लगता है, आयकर वगैरह ये होते हैं प्रत्यक्ष कर, ये ग्रस्त क्षेत्र के ऊपर। और उत्पादन क्षेत्र के ऊपर भी कर लगते हैं प्रत्यक्ष कर, जैसे बिक्री कर है, उत्पादन कर है, निगम कर है, ये कर लगाती है सरकार। सरकार का काम कर लगाना
और उसके बाद आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता भी दोनों क्षेत्रों में सरकार के द्वारा दी जाती है। जैसे उत्पादन के ऊपर सब्सिडी दी जाती है, और इसमें गृहस्थ क्षेत्र में वृद्धा पेंशन है, वृद्धावस्था में जो पेंशन मिलती है, वो वजीफा मिलता है। ये एक तरह से क्या है, आर्थिक सहायता है। तो दोनों क्षेत्रों को, उत्पादक क्षेत्र को और गृहस्थ क्षेत्र को, सरकारी क्षेत्र जो है वो सब्सिडी प्रदान करता है, आर्थिक सहायता देता है और कर भी लगाता है। उसके बाद है अभी शेष विश्व। शेष विश्व में क्या आ जाते हैं, आयात और निर्यात। आयात और निर्यात, जब एक देश दूसरे देश को वस्तुओं और सेवाओं को भेजता है तो वो निर्यात होता है, और जब वस्तुओं और सेवाएं किसी और देश से हमारे देश में आती हैं तो वो आयात होता है। तो इस तरह से ये अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र हैं अभी समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, मुख्य रूप से उत्पादक क्षेत्र, गृहस्थ क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और शेष विश्व क्षेत्र। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? 3 तरह की अर्थव्यवस्था हमने पढ़ी थी भाई, ये 11वीं क्लास में भी आई थी, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। हमारे इसमें है 12वीं क्लास में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार का रोल नहीं होता। जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो किसी भी वस्तु वो उसकी मांग और पूर्ति के ऊपर निर्भर करती हैं। जो मांग है और पूर्ति है उसके ऊपर आर्थिक क्रियाएं निर्भर करती हैं, स्वतंत्र होती हैं वो आर्थिक क्रियाएं। तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। पहली विशेषता है निजी संपत्ति। किसी भी उद्यमी को या किसी भी व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का पूरा अधिकार है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी चाहे संपत्ति रख सकता है, किसी भी वस्तु को बेच सकता है, कितनी भी मात्रा में वो धन को इकट्ठा कर सकता है, उसको पूरा अधिकार है कि वो कितनी संपत्ति रखे, कितनी वो ना रखे, किस वस्तु का वो उत्पादन करे, कितने किसी और को दे। इसमें सरकार का काम क्या है? सिर्फ उसकी रक्षा करना, उसके धन की, उसकी संपत्ति की रक्षा करना सरकार का काम है। इसमें व्यक्ति को पूरी तरह से आज़ादी होती है कि वो कितना भी अपने पास धन और संपत्ति वो रख सकता है, ये उसको अधिकार होता है। फिर अभी कीमत संयंत्र। कीमत संयंत्र किसके ऊपर काम करता है? बाजार मांग और बाजार पूर्ति के ऊपर कीमत संयंत्र जो है वो काम करता है। कोई भी कीमत का निर्धारण जो है वो वस्तु की मांग और पूर्ति के ऊपर स्वतंत्र रूप से, कीमत संयंत्र किस पे निर्भर करता है? मांग और पूर्ति के ऊपर। मांग और पूर्ति के ऊपर कीमत संयंत्र जो है वो निर्भर है। किसी भी वस्तु की मांग पूर्ति जो निर्धारित करेंगी कि कीमतें क्या होंगी। कोई भी उद्यमी किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है तो उसकी कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा होगा, और मांग पूर्ति ही कीमत को नियंत्रित भी करेंगे एक तरह से कि मांग अगर अधिक है तो लोग ज़्यादा, उद्यमी जो है उसकी का ज़्यादा उत्पादन करने लगेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर धीरे धीरे उसकी कीमत भी गिर जाएगी। कीमत संयंत्र का काम करती है मांग और पूर्ति। फिर अभी उद्यम की स्वतंत्रता। उद्यम की स्वतंत्रता है, कोई भी उद्यमी किसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकता है, कितना भी कर सकता है, और अपने उत्पादन के साधनों को किसी भी वस्तु के उत्पादन में लगा सकता है। साधनों का वितरण के ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उद्यमी जो है वो अपनी तरह से स्वतंत्र है। किसी भी वस्तु का कितना वो उत्पादन करे, कैसे करे, ये सब जो है वो उद्यमी की स्वतंत्रता है। वो उस वस्तु का उत्पादन करेगा जिसमें उसको लाभ अधिक होगा, तो उसको पूरी तरह से आज़ादी है कि उद्यमी जो है वो किसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकता है, कैसे कर सकता है, कहाँ कर सकता है, उस बारे में वो उसको पूरी आज़ादी है। फिर अभी प्रतियोगिता और सहयोग। देखो उद्यमी जो है उसको भी आज़ादी है, उद्यमी को भी स्वतंत्रता है, उपभोक्ता को भी स्वतंत्रता है। उपभोक्ता भी कितने भी वस्तु खरीद सकता है, तो उनमें आपस में प्रतियोगिता है। उद्यमियों को भी प्रतियोगिता है, आपस में प्रतियोगिता है कि सभी उद्यमी किसी भी वस्तु का, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं जिसमें उनको लाभ अधिक मिल रहा हो, तो उनमें प्रतियोगिता पाई जाती है। क्योंकि कोई बैन नहीं है कि किसने कितना उत्पादन करना है, तो उनमें प्रतियोगिता भी पाई जाती है, और विभिन्न वस्तुओं का वो उत्पादन कर रहे हैं तो उनमें सहयोग भी पाया जाता है। इसी तरह से उपभोक्ता में भी प्रतियोगिता पाई जाती है, क्योंकि बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन होता है,
तो उनमें भी प्रतियोगिता होती है, किसी वस्तु को वो खरीदने में उनको उनकी प्रतियोगिता भी होती है, सहयोग भी होता है। इसी तरह से श्रमिकों की में भी आपस में प्रतियोगिता होती है। श्रमिक भी अपने आप को वहां पर लगाएगा जहां उसको वेतन अधिक मिलेगा। तो प्रतियोगिता और सहयोग की भावना भी इसमें पाई जाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर। पांचवी अभी लाभ प्रेरणा। लाभ को प्रेरित होकर निवेश किया जाता है। कोई भी जो उत्पादक है, उद्यमी है, वो वहां निवेश करेगा जहां लाभ अधिक होगा। लाभ से प्रेरित होकर निवेश किया जाता है, उसी वस्तु का उत्पादन करेगा जिसमें लाभ अधिक। लाभ एक प्रेरणा है, लाभ अधिक होगा तो निवेश अधिक होगा। लाभ की प्रेरणा से ही निवेश किया जाता है। फिर अभी उपभोक्ता की प्रभुसत्ता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता का बहुत महत्व है, क्योंकि उत्पादक उसी वस्तु का उत्पादन करेंगे जिस वस्तु की मांग अधिक होगी। तो जो उपभोक्ता किसी वस्तु जिस वस्तु की ज्यादा मांग करेंगे उसी वस्तु का उत्पादक जो है वो उत्पादन करेगा। फिर भी श्रमिकों को वस्तु के रूप में प्रयोग। श्रमिकों का इस तरह से प्रयोग किया जाता है जैसे कि वो एक वस्तु है, आगत के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। फिर अभी सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, सरकार का कोई रोल नहीं है। उत्पादक जितना मर्जी उत्पादन कर सकता है, किसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकता है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। फिर अभी अगली विशेषता है स्वहित। सभी लोग, चाहे वो उत्पादक है, चाहे वो उपभोक्ता है, चाहे श्रमिक है, वो अपने हित से काम करेगा। जिस चीज में उसको अपना हित दिखाई दे रहा है वो वहीं से चीज खरीदेगा उपभोक्ता। उत्पादक उसी वस्तु का निर्माण करेगा जिसमें उसका खुद का हित है। और इसी तरह से मजदूर भी वहीं काम करेगा जहां उसका खुद का हित है। तो स्वहित को ध्यान में रख के स्वहित का बड़ा ही महत्व है इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर। अब जो हमने ये विशेषताएं की हैं, इन्हीं में से इसके गुण और दोष भी निकल आते हैं। जैसे गुण क्या निकला कि वस्तुओं और सेवाओं में भिन्नता। जैसे उत्पादक जो है वो अपनी मर्जी से वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है, किसी का उसके ऊपर बैन नहीं है। तो बहुत अनेक प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण हो जाता है, उत्पादन हो जाता है। ठीक है। दूसरा है उत्पादन के साधनों का उचित उपयोग। जब खुद ही वो कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, निजी हाथों में है उत्पादन, तो उत्पादन के साधनों का भी पूरा प्रयोग होएगा, उचित प्रयोग होएगा। कोई भी साधन ऐसा नहीं बचेगा जो इसका प्रयोग न हुआ हो। तो साधनों का उचित प्रयोग होगा इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। फिर अभी काम की प्रेरणा, क्योंकि लाभ से प्रेरित होकर निवेश किया जाता है। लाभ की प्रेरणा है, जैसे इसी में है, इसी से निकलेगा ये कि लाभ से प्रेरित होकर निवेश किया जाता है। तो काम की प्रेरणा भी देती है, क्योंकि अगर जैसे मजदूर को भी अगर जैसे मान ले किसी को वेतन अधिक मिल रहा है, तो उसमें काम के प्रति उसकी प्रेरणा ज्यादा होगी। तो काम की प्रेरणा भी मिलती है। जीवन स्तर में वृद्धि, देखो विभिन्न प्रकार की चीजें बढ़ रही हैं और लार्ज स्केल के ऊपर बढ़ रही है, उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो क्या होगा, उत्पादन लागत कम आती है। उत्पादन लागत कम आएगी तो क्या होगा, कीमतें भी कम निर्धारित करेगा उत्पादक, जिससे गरीब लोग भी उसको खरीद सकेंगे। और गरीब लोग खरीद सकेंगे तो उनका जीवन स्तर में भी वृद्धि होगी। और अमीर लोग जो है वो विलासिता की चीजें ज्यादा खरीदेंगे तो उनके स्तर में और ज्यादा वृद्धि होगी। तो जीवन स्तर में भी वृद्धि होगी। ये भी एक गुण है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फिर लोचशीलता, अर्थव्यवस्था जो है जब हालात के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है, किसी भी ढांचे में अर्थव्यवस्था अपने आप को ढाल लेती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो उसमें एक लोचशीलता का भी गुण है। फिर दोष भी है, भाई कहीं गुण है तो दोष भी है इसके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। पहला दोष तो यही है, आय और धन का असमान वितरण हो जाता है, क्योंकि देखो निजी हाथों में है, निजी संपत्ति सारा कुछ निजी हाथों में है, सरकार का रोल नहीं है, सरकार का कोई पाबंदी नहीं है। तो आय और धन का असमान वितरण भी हो जाता है। गरीब और अमीर, अमीरों के पास ज्यादा धन इकट्ठा हो जाता है और गरीबों के पास कम, गरीब हो जाता है और अमीर ज्यादा अमीर हो जाता है। इसी से फिर दूसरा पॉइंट निकला है ये वर्ग संघर्ष। जब दो वर्ग बढ़ते हैं समाज के, एक अमीर और एक गरीब, तो आपस में एक दूसरे से वो नफरत करने लगेंगे और उनमें वर्ग संघर्ष अधिक हो जाएगा, वर्ग संघर्ष चल जाएगा। तो ये वर्ग संघर्ष। फिर अभी श्रमिकों का शोषण,
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ये मेन दोष है कि श्रमिकों का शोषण होता है अभी, क्योंकि सब कुछ निजी हाथों में है, निजी है, लाभ कमाने के उद्देश्य से निवेश किया जाता है। तो वहाँ पे श्रमिकों से कई कई घंटों काम कराया जाता है, कम वेतन दिया जाता है ताकि लागत कम आए। तो इस तरह से श्रमिकों का शोषण भी होता है। और अपव्ययपूर्ण प्रतियोगिता, जैसे आपस में प्रतियोगिता तो है, जैसे हमने यहाँ किया था प्रतियोगिता, लेकिन कई बार प्रतियोगिता हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि एक बिना काम की फजूल की बातें होती है। तो अपव्ययपूर्ण प्रतियोगिता भी कई बार हो जाती है। समन्वय की भी कमी आ जाती है, कई बार आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, उसमें भी कमी आ जाती है। तो ये इसके दोष हैं। तो हमने ये आज ये पढ़े, अभी एक बार फिर से देख लो। तीसरा पार्ट है, अब ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पे लेसन। समष्टि अर्थशास्त्र के हमने 4 क्षेत्र पढ़े हैं, उत्पादक, गृहस्थ, सरकारी और शेष विश्व क्षेत्र। ये इनके बारे में और डिटेल में आएगा आगे वाले चैप्टरों में। और फिर हमने पढ़ा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है, उसके गुण क्या है, दोष क्या है। ये अच्छे से लेसन लर्न करना है। फिर बताती हूँ मैं, इस लेसन में से छोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़े नहीं आएंगे, मोस्टली बड़े नहीं आएंगे। तो आप बड़े क्वेश्चन तैयार करो, लेकिन उनमें से छोटे क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करो, उसमें से मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू वेरी मच।